नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी लखनऊ दौरे के दूसरे दिन मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आयुक्त एवं निबंधक कार्यालय में एक बैठक हुई जिसमें यूपी शासन के अधिकारियों को समितियों के कामकाज में नई तकनीकें और संसाधनों के इस्तेमाल की दिशा निर्देश दिए गए ताकि समितियों आर्थिक रूप से अंतर्निर्भर बन सके। निर्देश दिए थे, बाद में लोगों के साथ बैठक हुई, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में सहकारिता का में जो गतिविधियाँ चल रही हैं उसका हम रिव्यू करने आए थे राज्य सरकार के साथ, और हमने फील्ड विजिट का भी दौरा किया, राज्य सरकार से बैठक भी की समझने के लिए कि क्या क्या काम हो रहे हैं। बहुत अच्छे काम हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हैं यहाँ पर राज्य में, जो हम और राज्यों में लेके जाएंगे। जहाँ पर गतिरोध है, थोड़ा स्लो चल रहा है, उसको हमने निरीक्षण किया क्यों चल रहा है, उस पर कैसे हम कार्रवाई करके इसको ठीक कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि सहकारिता पनपे बढ़े और यहाँ पर जितना भी लाभ लोगों को मिलना चाहिए सहकारिता से मिले। कल आपने किसानों से भी संवाद किया था बीकेटी में, तो क्या दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं? किसानों से बात समन्वय की थी। किसानों को बहुत सारी नई योजनाएं राज्य ने आरंभ की हैं। कल भी कुछ निर्देश दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, जो पढ़ाया गया है, जो आपकी जो इंटरेस्ट फ्री लिमिट है, कैश क्रेडिट लिमिट 10 से 15 लाख की गई है। तो कैसे किसानों को इन जितने भी बेनिफिट मिल रहे हैं, जितनी भी सुविधाएं मिल रही हैं, उसमें छोटी मोटी कहीं पर कमियां हैं, गैप हैं, उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं समन्वय के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ, विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन के साथ बहुत कुछ हम और आगे बढ़ सकते हैं। जितनी सुविधा है उसी के अंदर भी हम बहुत अच्छा आपका रिजल्ट दे सकते हैं किसानों को। सर, जो जितने भी कोऑपरेटिव बैंक अगर नेशनल वाइज देखा जाए जी, तो उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये लगातार रिजर्व बैंक उन सबको नोटिस जारी करता रहता है और पब्लिक का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पैसा रहता है, उसके लिए आप क्या करें? कोऑपरेटिव बैंक्स का सशक्तिकरण करने के लिए मंत्रालय ने बहुत सारे पहले लिए भारत सरकार में। हमें बराबर हमारा संपर्क और वार्तालाप आरबीआई से चल रहा है। हमारी हर महीने बैठक होती है उनके अधिकारियों के साथ। कई सारे इशू पुराने हैं, चाहे वो उस समय के रहे हों जब सिस्टम अलग थे, अब BR एक्ट का अमेंडमेंट हो चुका है, अब आरबीआई का कंट्रोल भी काफ़ी आ चुका है सहकारी बैंकों के ऊपर। अभी जो पुराने निर्देश हैं कि ब्रांच खोलने पे पाबंदी या उनके ऊपर SAF लग जाता है, EIF लग जाता है, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, बैंक कैसे ठीक हो, किस तरह के निर्देश आरबीआई अपने नए जारी करे, उस पर हमारी चर्चा बराबर चल रही है। और कोशिश यही है कि जितने भी बैंक हैं हमारे हैं, चाहे वो शहरी सहकारी बैंक हो या ग्रामीण सहकारी बैंक हो, वो और बैंकों की तर्ज पे जो उनके मानदंड उस पे खरे उतरे। कोशिश यही उनको मजबूत करें। 2 हम संस्थाएं बना रहे हैं। एक हमने अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का ऑलरेडी गठन कर लिया है जो सारी तकनीकी सेवाएं प्रदान करेगा शहरी सहकारी बैंकों को। उसी तर्ज पर एक शेयर्ड सर्विसेज एंटिटी हम खड़ी कर रहे हैं जो ग्रामीण सहकारी बैंकों को सारी IT सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। सब बैंकों के लिए वो सुविधाएं मार्केट में जाके खरीदना और उसको चालू करना आसान काम नहीं है, और उनके उसको सुविधा लेने में समय भी बहुत लग रहा है। तो एक संस्था ऐसी आएगी जो सब सुविधाएं अपने लेवल पर प्रोवाइड करेगी, एक ही टेंडर करेगी, सबको सुविधाएं एक तर्ज पे देगी, जिससे कि किसानों को और ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी हमारे भाई बहन उनको सुविधाएं, मॉडर्न सुविधाएं बैंकिंग की मिल सकें। सचिव साहब, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, जो सहकारी बैंकों में जो जनता का विश्वास होना चाहिए, आम जनमानस का, वो विश्वास उस लेवल पे नहीं है जैसा कि दूसरी नेशनलाइज बैंकों के प्रति देखने को मिलता है। तो उस जो विश्वास को आप बहाल करने के लिए क्या करेंगे? दूसरा, सहकारी विभाग में तमाम समय समय पे अनियमितताएं आती हैं, तमाम अफसरों के उसमें नाम आते हैं, तो इस तरीके को लेकर के कुछ आप गाइडलाइन बनाएंगे, कुछ कार्रवाई करेंगे इस तरीके से? जैसा मैंने पहले भी बताया कि बैंकों में पारदर्शिता लाना बहुत जरूरी है उनके कार्यकलापों में, और टेक्नोलॉजी के अलावा कोई तरीका नहीं है पारदर्शिता लाने का। बाकी बैंक जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपना के काफ़ी हद तक सिस्टम ठीक कर लिए, पारदर्शी हो गए हैं वो लोग। वही सुविधा है हमको, वही सिस्टम आपके कोऑपरेटिव बैंक में लाने पड़ेंगे। उसके लिए हम काम कर रहे हैं, बैंकों से भी वार्तालाप कर रहे हैं और उनके रेगुलेटर से भी वार्तालाप कर रहे हैं। BR एक्ट में से मैंने बताया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में 2020 में अमेंडमेंट हुआ। काफ़ी हद तक जो परेशानियां थी, जो कंट्रोल आरबीआई का नहीं था, अब दे दिया जा चुका है उसके अमेंडमेंट से, जिससे कि वो सुविधाएं और कंट्रोल और वो मजबूती और मॉनिटरिंग और ओवरसाइट आरबीआई की भी रहे उन बैंकों के ऊपर, जिससे कि जो पहले घटना घटती थी कमी आए और ठीक धीरे धीरे वो कोऑपरेटिव बैंक कमर्शियल बैंक की तर्ज पर उतने मजबूत हो जाए, उतनी सुविधा किसानों को और ग्रामीण में लोगों को दे सकें। तो मेरे साथ ही हमारे आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव बैठे हैं, इसका उत्तर वो दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसका रिव्यू हम लोग लगातार करते हैं।
छत्तीसगढ़ में राज्य स्तर पंचायत सचिव संघ का आंदोलन दुर्ग में 5वें दिन भी जारी रही। सचिवों का मुख्य मांग पंचायत सचिवों को सरकारी कर्मचारी बनाने की है। सचिवों का कहना है कि सरकार ने उनकी लंबित मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे अनिश्चितकालीन हड़ताल और प्रदर्शन जैसे कदम उठाने पड़े। राज्य भर में ग्राम पंचायतों का कार्य ठप हो गया है, जिससे ग्रामीण विकास और प्रशासनिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। 17 मार्च को पंचायत सचिवों ने विधानसभा के पास जुटकर 18 मार्च से दुर्ग जिला मुख्यालय के गेट पर धरना शुरू किया था। उनका प्रमुख मांग है कि सरकार उनकी सेवाओं को नियमित करे और उन्हें सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दे, ताकि उन्हें बेहतर सुविधाएं और समाज सम्मानजनक मानदेय मिल सके। हालांकि सरकार की ओर से इस आंदोलन पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या समाधान नहीं आया है। हमारी एक ही बहुप्रतीक्षित मांग थी कि ग्राम पंचायत सचिवों का शास्त्रीकरण कर दिया जाए और ये हमारी मांग को पिछले पंचवर्षीय के समय घोषणा पत्र में शामिल किया गया था मोदी की गारंटी के अंतर्गत। और वो मांग जो थी हमारी 100 दिन के अंदर पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, किंतु सरकार बनने के आज 400 दिन के लगभग हो गए हैं, किंतु सरकार के द्वारा हमारी मांगों पर कुछ विचार नहीं किया गया, जिसके कारण हमारे द्वारा 17 तारीख को जो है विधानसभा का घेराव किया गया था और 17 तारीख से लेके आज 5वां दिन हो रहा है। हम लगातार हड़ताल पे बैठे हुए हैं और सरकार से लगातार ये गुहार कर रहे हैं कि आप हमारी मांगों पर विचार कीजिए, कोई प्रतिक्रिया कीजिए, किंतु अभी तक उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया दी गई है। और हमारे हड़ताल पर जाने से जो ग्राम पंचायतों के लगभग सभी काम ठप पड़ गए हैं, जिनमें मुख्यतः काम अभी ये है कि जैसे स्कूलों में एडमिशन का कार्य प्रारंभ हो रहा है, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है। कईयों के जन्म प्रमाण पत्र में त्रुटियाँ हैं, जिसके कारण वो लगातार ग्राम पंचायतों में आ रहे हैं सुधार कराने के लिए, क्योंकि हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इसलिए ये काम पूरे ठप पड़े हुए हैं। इसके अलावा भी शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं जो सचिवों के हड़ताल में जाने के कारण ठप पड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी शासन के द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हमारी सूची नहीं दी जा रही है। अपना परिचय देंगे? हाँ जी, लगभग 5 दिन हो गए हैं। अपना परिचय देंगे? मैं रुपेश सिंह, सचिव ग्राम पंचायत घंटा और ब्लॉक में पंचायत पद पर पिछले 30 सालों से हम पंचायत सचिवों को, चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हम लोगों को हमेशा ही लालीपाप दिखाया जा रहा है। हमारी एक बहुप्रतीक्षित मांग है, हमारी 30 सालों से एक शासकीकरण की मांग है। वर्तमान में बीजेपी की सरकार ने हमारी मांगों को प्रमुखता से मोदी की गारंटी में शासकीकरण की मांग रखी गई थी। 100 दिनों में पूरी करने की बात कही गई थी। हम लोग 100 दिन नहीं 400 दिन इंतजार किए, उसके बाद भी हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं की गई। हम लोग पूरे पंचायत के सचिव 17 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिससे हमारे जो गांव के नागरिक हैं, गांव के जनता है, परेशान हैं। हम 29 विभागों का काम देखते हैं। 29 विभाग को कम से कम 200 कार्य, 200 योजनाओं को संचालित करने वाले पंचायत सचिव आज ठगा महसूस कर रहे हैं अपने आप को। हमारी जो मांग है वो जायज़ है। हम शासन से यही अपेक्षा करते हैं, हम शासन से गुहार लगाते हैं कि हमारी जो मांग है उसको जल्द जल्द पूरा किया जाए। 1995 में हमारे पंचायत सचिव और शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन आज शिक्षा कर्मियों को संविलियन हो गया और हम पंचायत सचिव आज वहीं के वहीं हैं। हम लोग आज भी शासन हम लोगों को शोषित कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व विपक्षी नेता उमंग सिंगर ने किया, ने आयकर विभाग के महानिदेशक से मुलाकात कर परिवहन घोटाले से संबंधित सबूत सौंपे। कांग्रेस हाल ही में सामने आए कई करोड़ रुपए के परिवहन विभाग घोटाले को लेकर सरकार, जांच एजेंसियों और तत्कालीन परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर हमला कर रही है। उमंग सिंगर ने आयकर विभाग को सोने की ईंटों की बरामदी पर बधाई दी और उनसे
यह पता लगाने को कहा कि इन ईंटों के मालिक कौन हैं। सबसे पहले हमने विभाग को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो छापे में मिली, पैसा मिला, उसके लिए उनको बधाई दी कि और साथ में हमने पूरे कागज गोविंद राजपूत और उनके डिपार्टमेंट में जो ओएसडी थे उनके सबकी मैं प्रमाण रजिस्ट्रियां दी है। और जिस प्रकार से आपने दिल्ली में खरीदी चीजें, प्रॉपर्टी खरीदी, आपने जो एफिडेविट के अंदर इलेक्शन कमीशन में जो दिया जाता है, इनकम टैक्स उसको वेरीफाई करता है, उस में आपने इनकम टैक्स में जो जानकारी दी थी, इसके अलावा जो आपने प्रॉपर्टियां छुपाई उसकी जानकारी भी हमने इनकम टैक्स को दी है। तो मैं समझता हूं कि इस पे उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसके बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। और मैं समझता हूं कि जनता के हित के अंदर, प्रदेश की जनता के हित में, कि सोने की ईंटें किसकी है इनकम टैक्स विभाग सामने लाएगा, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई है और जनता की गाड़ी कमाई कांग्रेस पार्टी किसी मंत्री या अधिकारी को नहीं ऐसे नहीं खाने देगी। एक छोटे पुलिस के सिपाही पे कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ है, जो परिवहन से बड़ा पैसा जाता था, उन सब पे कार्रवाई होना चाहिए, उन सब के नाम सामने आना चाहिए। प्रदेश की जनता को पता होना चाहिए कि जिस विभाग का 150 करोड़ का बजट है और 5000 करोड़ रुपए का घोटाला पिछले 15 साल से चल रहा है, कि कहाँ कहाँ पैसा जाता था, डायरी में किसके नाम थे, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कौन थे, उनने कितना पैसा लिया, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन थे, उनने कितना पैसा लिया, ये पूरा पर्दाफाश होगा समय पे। थैंक यू। गुरुवार को अटल विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन की समस्याओं को लेकर रजिस्ट्रार का पुतला फूंका। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के विरोधी रवैये के खिलाफ नारेबाजी भी की। छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के हितों की अनदेखी कर रही है, जबकि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी भी है और कक्षाएं नियमित नहीं हो रही हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्रों ने परिसर में बुनियादी सुविधाओं की कमी और पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने की भी शिकायत की। जो बताएं किस संबंध में पुतला दहन किया गया? सभी छात्र छात्राएं विगत कई महीनों से विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों से अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए गुहार लगा रहे हैं, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन है, कुल सचिव महोदय हैं कि छात्राओं से मिलने नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते हैं। पहले हमने बच्चे मिलने गए तो पहले मिलने से मना कर दिया, फिर बोलते एक बच्चों से मिलेंगे। हमारे यहाँ 5 विभाग, अलग अलग विभाग संचालित हैं, सभी की अलग अलग समस्याएं हैं, सभी बच्चे अपना पक्ष रख पाए, इसलिए सभी मिलकर गए थे, मगर उन्होंने तानाशाहीपूर्ण रूप से मिलने से मना कर दिया। सबको धमकी दी कि तुम्हें रजिस्ट्री कर दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर FIR कर दिया जाएगा। इसलिए छात्रों में रोष था कि उनकी मूलभूत सुविधाएं संपन्न हो नहीं पा रही हैं। विश्वविद्यालय ऐसा है कि भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, सभी अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। इन सब से रोष व्यक्त करते हुए छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ा। किसका आप लोगों ने पुतला दहन किया और किस तरह की मुख्यतः जो असुविधाएं हैं थोड़ा सा बताएंगे? हमने विश्वविद्यालय प्रशासन कुल सचिव डॉक्टर शैलेंद्र दुबे का पुतला दहन किया है सड़क पे। और सबसे ज़्यादा शिक्षकों की कमी है विश्वविद्यालय में। अभी धूप गर्मी में बच्चे जाते, केवल 1 से 2 कक्षाएं लग पाती है, बच्चों को वापस जाना पड़ता है। पार्किंग की बेसिक पार्किंग जैसे बेसिक सुविधा है नहीं। 2 बार 3 बार एक बार डस्ट डालते हैं, एक बार स्टोन वगैरह डालते हैं, लेकिन पार्किंग व्यवस्था सुधर नहीं पा रही। आईडी एक्सीडेंट होता है, ब्रेकर लगा दिए गए हैं जब बिना मापदंड किए हैं, उसमें जेल का पड़ता है, उसमें कई बच्चों का एक्सीडेंट होते जा रहा है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। कैंटीन को बिना टेंडर के चलाया जा रहा है, कोई भी मनमाना रेट लिया जाता है। ज्ञान पथ में खुद के प्रचार के लिए होर्डिंग्स लगाए गए हैं, लेकिन बच्चों से इनका सरोकार नहीं है किसी प्रकार का। आप लोगों की मांग पूरी हुई या नहीं होगी तो आगे क्या करेंगे? अभी हमने पुतला दहन किया विश्वविद्यालय प्रशासन का। अभी हमने जिला स्तर अपने न्यायधानी में विरोध प्रदर्शन किया है। इसके बाद राज्य की राजधानी में करेंगे, आवश्यकता पड़ी कि राष्ट्रीय राजधानी में जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को मजबूर करेंगे कि वो माने हमारी। आप लोग स्लोगन पकड़े हैं भ्रष्टाचारी कुल सचिव, किस हिसाब से वो भ्रष्टाचारी है? बहुत सारी चीज़ों में वाहन की खरीदी कर रहे हैं बिना वित्त विभाग की अनुमति लिए, खुद के प्रचार के लिए रेट से अधिक में बोर्ड लगवा रहे हैं लगातार, कैंटीन को बिना टेंडर के चला रहे हैं। और कोई भी विश्वविद्यालय के पटल में किसी भी चीज़ की सूचना कभी नहीं जाती, चाहे कार्य परिषद की बैठक हो, क्रय समिति की बैठक हो या निविदा की खरीदारी, किसी भी चीज़ नहीं
हो जाती है। आपका इसलिए कहना है कि क्या वहाँ पढ़ाई छोड़ के वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार पढ़ाई से विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई सरोकार नहीं है, खुद की छवि गढ़ रहे हैं और केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। कुल सचिव प्रभारी हैं, उनको क्या जेब भरना है, निकलना है, इसलिए, और अपात्र कुल सचिव है एक तो जल्द से जल्द वो अपना इस्तीफा देके खुद निकल जाएं तो प्रशासन उनको निकाले, वही सबसे छात्र हित के लिए अच्छा है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सूरज सिंह राजपूत, विश्वविद्यालय में सेक्रेटरी हूँ एल्यूमनी एसोसिएशन का। महिलाबाद में जघन्य हत्या के मुख्य आरोपी अजय को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। अजय पर 1 लाख रुपए का इनाम भी था। 2 दिन पहले महिला को आलमबाग में ई रिक्शा में लाकर महिलाबाद के वाजिद नगर में एक आम के बाग में हत्या कर दी गई थी। अयोध्या की महिला की हत्या लूट के बाद की गई। पुलिस मुठभेड़ में अजय को गोली लगी, जिससे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। 18 मार्च की देर रात्रि में एक युवती जो बनारस से लखनऊ आलमबाग बस स्टेशन आई थी और उसका शव मलिहाबाद में एक आम के बाग में मिला था। इस संबंध में एक अभियोग हत्या का पंजीकृत किया गया था। उस संबंध में मलिहाबाद पुलिस ने आज एक व्यक्ति दिनेश को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक ऑटो रिक्शा बरामद हुआ जिसमें उस लड़की को बैठाकर लाया गया था और एक व्यक्ति जो और साथ में था वो मौके से फरार हो गया था। पूछताछ पर दिनेश ने ये बताया था कि उसने और उसके भाई, जिसका नाम अजय है, ने मिलकर इस घटना को वारदात को अंजाम दिया था। आज सवेरे से ही मलिहाबाद पुलिस और लखनऊ क्राइम ब्रांच की पुलिस और ठाकुरगंज की पुलिस ने लगातार इसका सर्च अभियान चला रखा था कि जो भागा हुआ अजय है उस पर उसकी गिरफ्तारी कर सके। रात में ये पता चला कि आज वो अजय अंधेरे में हरदोई निकलना चाहता है। इस सूचना पर लखनऊ और हरदोई रोड पर जो मलिहाबाद से गुजरती है वहाँ पर घेराबंदी की गई और एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को जब रोकने का प्रयास किया गया तब उस व्यक्ति ने गाड़ी मुख्य सड़क से कच्ची सड़क पर उतार दी और उतारने पर उसकी मोटरसाइकिल गिरी और उसके बाद वो पैदल भागा और भागते समय उसने पुलिस पार्टी पर फायर भी किया। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किए जिससे वो घायल हो गया और उसको तत्काल CSC में भेजा गया और वहाँ से उसको ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। और इसके साथ जो उसके पास से जो एक देसी तमंचा और 2 मोबाइल भी बरामद हुए, जिस मोबाइल में उसमें से एक मोबाइल वो मोबाइल था जो उस मृतक युवती का था जिसको उस घटना के दिन इसने उसे छीना था। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई आवश्यक है कि जो अजय नाम का व्यक्ति है इससे पुलिस कमिश्नर लखनऊ महोदय की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। शुक्रवार रात को काकोरी के नदवा पुल के पास 2 छात्रों की दरांती से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। हमलावरों ने शवों को सड़क किनारे फेंक दिया। स्थानीय राहगीरों ने शवों को देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष पुलिस टीमें गठित भी की गई हैं। करीब 10:15 बजे काकोरी इंस्पेक्टर को सूचना प्राप्त हुई कि पानखेड़ा गांव जो थाना काकोरी का है उसके बाहर 2 युवकों की लाश मिली है जिनका गला किसी तेज धारदार हथियार से रीता गया है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर काकोरी, ACP काकोरी और फोरेंसिक की टीम पहुंची और इन व्यक्तियों की पहचान रोहित और मनोज जो उसी गांव पानखेड़ा के रहने वाले हैं के रूप में हुई। लाश को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और मृतकों के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV।